ओके जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में हमारे पास सिंपली क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको हम टाइप, सब टाइप रिलेशनशिप भी कहते हैं, और इसको आप कैटेगरी और सब कैटेगरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। और इसको हम सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। या हम इसको पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास भी कहते हैं। अब एक्चुअली जनरलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द टॉप डाउन अप्रोच, और इसमें हम कर क्या रहे होते हैं कि हम टॉप पे चीज़ें डिफाइन करते हैं जो कि बॉटम में जो है वो प्रोपोगेट कर रही होती है। जस्ट लाइक अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें कोई मतलब क्वालिटी है तो वो आगे आपके अंदर प्रोपोगेट करती जाएगी, क्योंकि आप लोगों के चिल्ड्रन हैं और वो चीज़ आगे आपके चिल्ड्रन में जाएगी। तो ये जो सारा कुछ है वो जर्नलाइज फॉर्म में हम बता देते हैं एक चीज़ को, और वो आगे प्रोपोगेट करना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ अ, कि ये इज़ अ रिलेशनशिप है। किसी में भी जब इज़ा का रिलेशनशिप आता है तब हम उसको कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, हमारे पास जनरलाइजेशन हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स, और मैमल्स के बाद फिर आते हैं हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स के बाद आते हैं रेप्टाइल्स और सी क्रिएचर्स आ गए। तो अब मैमल्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, सी क्रिएचर्स भी हैं। फिर अगर हम फर्दर इसको क्लासिफाई करें, कैटेगराइज उसकी करें, तो मैमल के अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। बर्ड्स के अंदर हमारे पास स्पैरो आ गया, ईगल आ गए, डव आ गया, और बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो आ गई। फिर रेप्टाइल्स के अंदर हमारे पास लिजर्ड्स आ गए, और सी क्रिएचर के अंदर फिर हम कह सकते हैं ऑक्टोपस आ गया, शार्क आ गई, और फिशेस आ गई। तो ये सारी जो है वो हमारे पास आगे फर्दर कैटेगरीज आ गई। ठीक है, तो ये जो एक हायरार्की है, तो इनमें भी अगर आप गौर करेंगे तो इज़ा रिलेशनशिप होता है। एनिमल एनिमल्स आर मैमल्स, ह्यूमंस आर मैमल्स, और स्पैरो इज़ अ बर्ड, और लिजर्ड इज़ अ रेप्टाइल, ऑक्टोपस इज़ अ सी क्रिएचर, शार्क इज़ अ सी क्रिएचर, फिश इज़ अ सी क्रिएचर। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ये जो इज़ आर रिलेशनशिप है ये एक्चुअली जनरलाइजेशन वाली चीज़ जो है वो होती है। तो वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो सारों में ही होगी, विच इज़ ब्रीदिंग। और इधर वो भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास होते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज वगैरह जो है ना। तो यहाँ पे हम नीचे और वो वाली कैटेगरी भी ला सकते हैं। तो अगर मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ इसकी, तो इसमें आ जाते हैं
हमारे पास बेवरेजेस, फिर आता है हॉट बेवरेजेस एंड कोल्ड बेवरेजेस, और हॉट में फिर हमारे पास आ जाता है टी, कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट। फिर जब हम बात करते हैं कोल्ड बेवरेजेस की, तो इसमें हमारे पास जूसेस आ जाते हैं, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, और कोल्ड कॉफ़ी आ गई, और स्लश भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इसमें आ गई, कोल्ड बेवरेजेस में आ गई। तो इस तरह से हम उसको आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। टी के अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ आ जाती हैं, जिसमें वो पिंक टी है, ग्रीन टी है, और और डिफरेंट सारी जो टीज़ हैं वो सारी आ जाती हैं इसमें। और फिर कॉफ़ी में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ीज़ होती हैं, जिसमें से लाटे हो गई, कैपेचिनो हो गई, और एक्सप्रेसो हो गई, इस तरह से आ गए। और फिर जूसेस भी डिफरेंट फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, तो वो डिफरेंट जूसेस आ गए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमारे पास कोका कोला आ गई, स्प्राइट, फैंटा, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर कोल्ड कॉफ़ी आ गई, उसके बाद स्लशिस भी डिफरेंट फ्लेवर्स में होते हैं। तो आगे इस तरह के और फर्दर जो कैटेगराइजेशन हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन है। तो हम जनरली सारी बेवरेजेस जो हैं वो उनमें सारों में एक होती है, सेम प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्वांटिटी होगी और उसका नेम होगा। तो वो हम यहाँ पे ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि नीचे हमें उसको बार बार इम्प्लीमेंट करना ना पड़े। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हम एक चीज़ को बार बार इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बार बार यूज़ नहीं हो रही होती। तो इस तरह से हमारा सारा काम जो है बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। तो इसकी टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है, टू टाइप्स हैं। तो टाइप में सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस, और फिर रियलाइजेशन। तो आज हम देखते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो चाइल्ड है, इट अडॉप्ट्स ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। जो चाइल्ड क्लास है वो क्या करती है, पेरेंट क्लास के जितने भी चीज़ें हैं वो बिहेवियर्स जो हैं उसको अडॉप्ट कर लेती। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम इसका कोड लिखें, थोड़ा सा सैम्पल कोड लिखें, तो वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास आगे लेट्स सपोज पेरेंट की क्लास है, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। फिर आती है हमारे पास क्लास चाइल्ड की, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे पेरेंट लिखेंगे, और यहाँ पे फिर कॉलन आ जाएगा। और ये जो है ये हमारे पास किस लिए होता है, ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली चाइल्ड के अंदर कोई कोड मेंशन होगा। तो अब जो पेरेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोपोगेट हो जाएंगी चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड जो है वो इजीली पेरेंट की जो बिहेवियर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास जो एक चीज़ हमें चाहिए होती है, जी जी, ओके, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट क्लास आ गई, उसके अंदर उसके कुछ सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो जब हमने इनहेरिट करना है, हमने जस्ट जब चाइल्ड क्लास लिख रहे होंगे तो उसके शुरू में ही ब्रैकेट के अंदर हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस दे देना है।
उसका नाम लिख देंगे तो वो इनहेरिटेंस हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो पेरेंट की चीज़ें हैं वो चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल हो जाती हैं। चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू execute the parameterized constructor of the parent class, उसके लिए हम छोटा सा कोड लिख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने सिंपल लिखना है सुपर डॉट फिर डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर और यहाँ पे हम उसकी वो जो है आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे। तो इस तरह से करके हम जो है वो अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, रियलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड के ऊपर और आ रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि जिस तरह से ये जो एग्जांपल हमने दी हुई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कहीं पर चलता फिरता नज़र नहीं आता। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कैट एंड डॉग्स जो हैं उनके ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, वो आपको सड़क पे या लोगों के घरों में इस तरह से नज़र आते हैं। तो वो जो चीज़ जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है फिजिकल फॉर्म में, सिर्फ आप उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बाकियों के ऑब्जेक्ट ना बना सकें। तो वो काम जो है वो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रियलाइजेशन को यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली, लेट्स सपोज किसकी क्लास बनाए, ये जो ऊपर बनाई हुई है इसी में से यूज़ कर लेते हैं। जी, किसी ने कुछ कहा है? डिफरेंट लेते हैं, पिछली वाली ना यूज़ करें। ओके, चलें जी, हम क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास बना ली। स्टूडेंट में हमारे पास आ गया नेम आ गया और उसका रोल नंबर आ गया। यहाँ पे हमने इसकी क्या सेट फंक्शन लिख लेते हैं DEF और सेट नेम आ गया सेल्फ कॉमा नेम। जी जी, नहीं लिख सकते हैं आप, अगर आप ये नीचे वाले दो ना भी लिखें तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं। किसका पुत्र? सॉरी, ट्रिम नहीं था, वो स्ट्रिप था। सॉरी, ट्रिम किसी और लैंग्वेज में था, सॉरी। थैंक यू।
अच्छा जी। तो ये हमने लिख दिया इसके गेटर सेटर फंक्शन, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसका। सेल्फ कॉमा नेम कॉमा देन वी शुड रोल नंबर। चलिए यहाँ पे हमने string और 0 कर दिया। फिर मैंने क्लास बनाई किस चीज़ की, लेट्स सपोज BSCS स्टूडेंट की। तो अब वो भी क्या है, एक स्टूडेंट ही है ना। और सॉरी मैंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। सेल्फ डॉट सेट नेम आ गया, और सेल्फ डॉट सेट रोल नंबर में रोल नंबर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सुपर डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैंने नेम और रोल नंबर जो है वो पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ BS स्टूडेंट इज इक्वल्स टू BSCS स्टूडेंट, और इसमें नेम मैंने पास कर दिया लेट्स से मामा, और रोल नंबर मैंने दे दिया लेट्स। ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने OBJ BSCS स्टूडेंट जो है उसके थ्रू गेट नेम किया। तो आप देख सकते हैं गेट नेम जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया था, स्टूडेंट की क्लास में इधर किया था। लेकिन अब मैं यूज़ उसको इसके साथ कर रहा हूँ, BSCS स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ। सॉरी कॉलन मिस हो गया था। तो ये देखें जी, इसने मुझे उसामा जो नाम है वो दिखा दिया। ठीक है, जो कि एक्चुअली स्टोर जो है वो इधर ऊपर जाके हुआ। पॉइंट क्लियर सारों को। गुड। ये पता है क्या कह रहे हैं आप, सुपर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए यूज होता है। सॉरी मुझे समझ नहीं है आप क्या कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन थोड़ी सी हो रही है। खा वो नहीं आप कर सकते, नहीं हो सकते। इसी वजह से हमने सेटर कैटर बनाया हुआ ना, ताकि हम उसको यूज कर सके। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आता है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग का। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट ग्रेड, और फिलहाल यहाँ पे हम मैसेज एक प्रिंट करवा देते हैं, स्टूडेंट ग्रेड हैज़ बीन कैलकुलेटेड। और ठीक है, ठीक है।
सॉरी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे ओबीजे BSc स्टूडेंट डॉट फंक्शन कॉल कर लिया कैलकुलेट ग्रेड का। ओके सॉरी, ये क्या हुआ? सॉरी, इसके साथ मैंने सेल्फ नहीं लिखा, तो ये लें जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास, स्टूडेंट ग्रेड हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अब मैं चाहता हूँ कि जो BSc का स्टूडेंट है उसका अपना फंक्शन हो कैलकुलेट ग्रेड वाला। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेन की सेपरेट ग्रेडिंग होती है और बाकी डिपार्टमेंट्स की सेपरेट होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BSc स्टूडेंट ग्रेड हैज़ बीन कैलकुलेट। यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने अपना फंक्शन को ओवर राइड कर दिया। अब जो है, जो ओवर राइडेड फंक्शन था वो चलेगा, और जो दूसरे वाला है वो नहीं चलेगा। ठीक हो गया? अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे थे, वो नेम एरर था और डिफरेंट किस्म के एरर्स आ रहे थे, तो उसको अब हैंडल किस तरह से करना है, उसके लिए हमारे पास होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास वी हैव सम risky statements which can cause some error या which may cause some error। तो होता कभी कभार ये है कि नॉर्मली ये चीज़ ऐसे नहीं होती, लेकिन कभी कभार अगर कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो हम क्या करते हैं, रूल इज टू encapsulate your risky statements within the try block। सिंपल काम है। एग्जांपल लेते हैं हम, तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास एक इनपुट आ रही है, एक नंबर है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 10। फिर हमने क्या किया, एक डिवाइज़र है, उसकी इनपुट ले ली मैंने यूज़र से। एंटर द डिवाइज़र। मैंने क्या किया, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नंबर डिवाइड बाय डिवाइज़र। मैंने इसको चलाया, मैंने यहाँ पे दिया 5, मेरे पास आंसर आ गया 2.0। मैंने यहाँ पे दिया 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 3.32335। और अगर मैं यहाँ पे अब 0 देता हूँ तब क्या होता है, मेरे पास एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, और ये एक्सेप्शन क्या है, 0 डिवीजन एरर है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये आए, तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सेप्शन आती है उसके अगला जो प्रोग्राम है, अगली इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं चलती। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल ऑफ माई वर्क हैज़ बीन डन। तो जब ये मसला आया, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद वाली कोई चीज़ नहीं चल रही। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने बता दिया
अगर मैं सिंपल एक्सेप्ट लिखता हूँ, ये जितनी भी एक्सेप्शन आएंगी सारों को एक्सेप्ट कर वो कैच कर लेगा और मुझे यहाँ पे बता देगा। लेकिन मुझे पता है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेरा मसला आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो डिवीजन एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि यू कैन नॉट, यू कांट डिवाइड योर नंबर विद जीरो। चलें जी, अब यहाँ पे मैंने दिया ज़ीरो। इसने क्या किया, इसने मुझे एक प्यारा सा एरर मैसेज दिया, यू कैन नॉट डिवाइड योर नंबर विद ज़ीरो, और उसने मुझे कहा कि मेरा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थी एक्सेप्शन जो कि उसने हैंडल की, और हैंडल करने के बाद उसने मुझे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज दिया और मेरा प्रोग्राम का जो फ्लो था उसको ख़राब नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप अपनी भी कोई एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने एक क्लास बना ली, सॉरी ये मैंने टेक्स्ट वाला खोल लिया, मैंने यहाँ पे क्लास बना ली माई ज़ीरो डिवाइजर एरर, और यहाँ पे हमने सिंपल इसको एक्सेप्शन से इनहेरिट कर देना है, और यहाँ पे बेशक पास लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये जो है ये भी आपकी एक्सेप्शन अकर हो सकती है। ठीक है, और बस आपने इतना बताना होगा कि ये कब कब अकर होती है। आप इसको कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है डिवाइज़र का, या हम इसको रेशो का फंक्शन कह लेते हैं। उसमें मेरे पास आ रहा है नंबर 1 नंबर 2। इसमें हम वो नाम भी रख सकते हैं, एक क्वोशंट है, सॉरी एक नंबर है और एक वो है डिवाइज़र है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब सिंपली एक इफ़ की कंडीशन लगाई कि इफ़ नंबर 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। और अगर ये मसला आ रहा है, एल्स पार्ट में हमने क्या कर दिया, वी हैव रेज द एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कौन सी है, ये वाली। अब होता क्या है कि अब जहाँ पे मैं ये फंक्शन रेशो वाला कॉल करूँगा, मुझे पता है क्योंकि ये जो है फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। इसको मैं अब लिखूँगा ट्राई में, और यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्सेप्ट आ गया, और एक्सेप्ट में अब क्या आएगा, माई ज़ीरो डिवीजन एरर आ गया। तो फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैसेज तो यही होगा तकरीबन, मैंने लिख दिया माई ज़ीरो डिवीजन एरर। तो अब जब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या हो रहा है कि एरर मैसेज कौन से वाला आ रहा है, ये माई डिवीजन, माई ज़ीरो डिवीजन एरर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इस पर अपना नाम वगैरह को लिख के, और आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आए। अगर आपको बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि इनसफिशेंट बैलेंस एरर जो है वो भी आप दे सकते हैं, कि अगला बंदा जब विड्रॉल करवाने की कोशिश कर रहा है और उसके पास जो बैलेंस है वो इनसफिशेंट है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन वगैरह रेज होनी चाहिए। तो वो उधर इस तरह से ही होगा कि एक्सेप्ट काम हो रहा है या फिर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो ये इसी तरह से एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो आपके जितने भी मसले आ रहे हैं आप उसको इस तरह से ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं।
एनी क्वेश्चंस? नहीं, नहीं।